Hi students, this is Professor Sukumar from SPCC. Hope you people are preparing your November attempt, and today I am going to discuss with you all the important points of Group 1 accounts. Along with that, we are going to solve MTP which is issued by ICAI. सबसे पहला आपको ध्यान रखना है जब भी आप अकाउंट्स रिविजन करेंगे तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सा चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. तो बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडी तो आपको एक फैक्ट चेक बनाना पड़ता है. तो कौन सा चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है, तो वो चैप्टर नंबर 1 में आना चाहिए. जो चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम है कंपैरेटिवली तो वो लास्ट में होना चाहिए. इजी चैप्टर्स जिस पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. हम वेटेज के हिसाब से तो बात नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आपने देखा होगा पीपीआई नॉर्मली 8 मार्क का पूछा जाता है और लास्ट अटेम्प्ट में पीपीआई का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ लिया 20 मार्क के लिए. तो जो चैप्टर्स आप बोलेंगे इसका वेटेज होता नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा आप कभी सोच नहीं सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन कोई भी मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है. सब चैप्टर्स आपको पढ़ना है बट आपका प्रायोरिटी ऐसा सेट होना चाहिए भाई ये चैप्टर मेरे को डिफिकल्ट है, इसमें ज़्यादा आपको रिवीजन के लिए टाइम लगेगा. ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो उस हिसाब से आप एक टेबल बनाना पड़ता है, एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बनाना पड़ता है. अभी सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो उसमें बहुत मेहनत आपको करना पड़ता है और बट उसके एक एडवांटेज ये भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन फुल फ्लेज एग्जाम में आता ही है. 20 मार्क का क्वेश्चन 100%. कोई भी चैप्टर का कंफर्म वेटेज नहीं है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंफर्म वेटेज है. 15 से 20 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता ही है. तो इसका मतलब वो मेरा प्रायोरिटी में होना चाहिए. कंसेप्ट भी डिफिकल्ट है, हम रेगुलर स्टडी में इतना ध्यान भी नहीं देते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, तो उसके लिए एंड ऑफ द टाइम रिवीजन करते हो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ भी केस स्टडीज कुछ भी उठा के एग्जाम में पूछ सकते हैं तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और दूसरा ये कंफर्म्ड वेटेज 20 मार्क्स का है तो उसके लिए जब भी आप रिवीजन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा. उसका रीजन ये भी है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी में पढ़ते हैं तो बेसिकली तो 20 मार्क का कंफर्मेशन आ जाता है, उसमें 15 भी आ गया तो देन गेटिंग एग्जामिनेशन विल बिकम वेरी इजी. उसके बाद अगर आप बात करेंगे डिपार्टमेंट का या ब्रांच का, ब्रांच चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका एक क्वेश्चन तो आता ही है 8 से 12 मार्क तक का. तो बट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है, वो सेकंड प्रोविजन में होना मतलब सेकंड नंबर पे होना चाहिए लिस्ट पे आपका. तो ऐसे एक लिस्ट बना दो जो चैप्टर वेटेज भी है डिफिकल्ट भी है वो टॉप में होना चाहिए और जो चैप्टर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अभी पीपीआई की अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, कल ही अपने को रेशियो कैलकुलेट करना, तो उसके लिए ज्यादा आपको टाइम डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है. एक आध पार्ट लाइक ऑडिट फीस जैसा कुछ पॉइंट है जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो बाकी तो नॉर्मल है. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस पकड़ो, ऐसे सब चैप्टर में ज्यादा आपको रिवीजन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो वो चैप्टर लास्ट में होना चाहिए. हो सकता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का एक क्वेश्चन 20 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, ऐसा हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट उसमें ज्यादा आपको रिवीजन का टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है. इट इज अ एंड टाइम. अभी आपकी रिवीजन जोरदार चलता रहता है तो तभी सबसे पहला काम यही करना है आपको. पहला आप अपना मॉड्यूल उठाओ, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स है और उसका एक आप लिस्ट बना दो जो कंफर्म वेटेज डिफिकल्ट चैप्टर इन द टॉप एंड जो इजी चैप्टर लास्ट. तो जब रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए तो जो चैप्टर आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बार रिवीजन करो. तो चैप्टर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, एक आध पार्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है. अगर डिपार्टमेंट की बात करें, मैं डिपार्टमेंट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, एक ही पार्ट बहुत डिफिकल्ट है बच्चों डिपार्टमेंट में, क्या बोलो, सिंपल है, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना. उसके अलावा कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंट में, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो इंस्टेड ऑफ पूरा चैप्टर को 10 बार रिवीजन करने से. अच्छा तो वो खाली उतना पार्ट को आप अच्छा से रिवाइज करेंगे तो पूरा चैप्टर चले जाते हैं. सिंगल एंट्री ऐसा नहीं है, सिंगल एंट्री चैप्टर इज अगेन दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, उसको प्रायोरिटी पे रखो. तो ऐसा सबसे पहला रिवीजन से पहले ये काम आपको करना पड़ेगा, एक लिस्ट बना दो द डिफिकल्ट वेटेज ज्यादा वो टॉप में और इजी चैप्टर भले उसका वेटेज भी होगा तो वो लास्ट में. ऐसे एक लिस्ट बना दो और रिवीजन उस हिसाब से जाना चाहिए. और आई एम रिपीटिंग वंस अगेन बच्चों,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी गिवन प्रायोरिटी। बहुत सारी स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाते, उसका एक ही रीजन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, चलेगा बाद में देखे जाएंगे, एंड में करेंगे, एंड में फिर टाइम ही नहीं बचता है। बिफोर द एग्जाम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते भी नहीं, इवन दो दैट इज गिविंग द कंफर्म वेटेज ऑफ 20 मार्क्स, हाउ कैन यू टेक इट ग्रांटेड, यू शुड नॉट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना हो सकता है, केस स्टडीज हो, प्रोविजंस हो, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। मैं हर बार एग्जाम स्टूडेंट को ये बात बोलता हूँ, हर एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहला, बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ध्यान दो। अकाउंट्स में फेल होने का मेन रीजन यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कुछ लिखते ही नहीं है, कुछ भी लिख के आ जाता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, रीजनिंग नहीं होता है, प्रोविजंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी लिख के आ गया, एक आध कैलकुलेशन कर दिया, हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वेदर इट इज अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट, दोनों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कम से कम 40, 45, 50 मार्क्स का वेटेज होता है दो सब्जेक्ट में, एंड उसको आप ग्रांटेड लेंगे तो नहीं चलेगा। इवन दो ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी लिमिटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड भी बहुत कम है, तो उसको अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, तो यू हैव टू गिव अ इंपॉर्टेंस, टेक दिस वर्ड फ्रॉम मी। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कर लिया, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कोने से कोई भी केस स्टडी पूछे, हम उसको आंसर करने का कैपेसिटी रखता है, ये कॉन्फिडेंस अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ गया बच्चों, आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम एमटीपी डिस्कस करेंगे, उसका साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते जाएंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ पढ़ने का है, और सब एक एक चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे। अब एमटीपी में नवंबर 2022 सितंबर में ये इशू किया था, तो ये अटेम्प्ट लिखा हूं मैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा था एमटीपी में बच्चों, देखो क्या दिया, देखो हेलो लिमिटेड परचेस्ड गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 20 lakhs इन अक्टूबर। कितने का गुड्स टोटल परचेस किया, 20 लाख का परचेस किया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 75% ऑफ द स्टॉक्स वर सोल्ड, मतलब 20 लाख का गुड्स है, राइट, उसमें से 75% मतलब 15 लाख का गुड्स क्या हो गया बच्चों, हमने सेल कर दिया, राइट। तो 20 लाख का गुड्स था अपने पास टोटल, उसमें से 15 लाख का गुड्स क्या हो गया, 75% मतलब 15 लाख का गुड्स सेल हो गया। द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹5 लाख। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा अपने पास, क्लोजिंग बचा है 5 लाख। कंपनी ये सोच रहा है यही 5 लाख को हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 5.5 लाख, बट इसका मार्केट वैल्यू क्या दिया बच्चों, 5.5 लाख। इसको अगर मार्केट में आप सेल करने जाएंगे, इसका मार्केट प्राइस इज 5.5 lakhs, राइट। एंड कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। अब ये सेल भी हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम सेल किसका थ्रू से कर रहे हैं बच्चों, एजेंट का थ्रू से कर रहे हैं। तो एजेंट को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, जब सेल होगा इसके ऊपर 10% कमीशन देना पड़ेगा, राइट। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये AS2 का स्टॉक आ गया, मतलब आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए भाई, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है और वैल्यूएशन का रिलेटेड है। उसमें एक प्रोविजन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, आपको याद होगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। आर यू क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज बेसिकली रिलेटिंग टू कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों ये, राइट, कॉस्ट लेने का या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो वहां पे एक्सप्लेन भी कैसा होना चाहिए, देखो एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। देखो यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखने का आपको, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, द इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। देखो यहां पे ये वर्ड आ गया कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियल। ये एक प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, सीधा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक वर्ड में लिख देते हैं हाँ ये होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, नहीं, पहले ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एज पर द AS2 valuation of inventories, the inventories are to be valued at cost or net realizable value whichever is lower. Are you clear? So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया।
अब हम लिखेंगे इन द गिवन केस द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 5 लाख। कॉस्ट कितना बच्चों? 5 लाख रुपए का कॉस्ट है। सो यू कैन सी दैट कॉस्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 5 लाख रुपीज। तो यहां पे देखो, अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे करूं तो इसका कॉस्ट कितना आता है? 5 लाख। और इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब हम सेल करेंगे तो एंड में मेरा जेब में कितना पैसा बचेगा, दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जब मैं सेल करूंगा इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? 5.5 लाख। बट ये 5.5 लाख पूरा मेरा हाथ में नहीं बचेगा, तो इसके ऊपर मुझे 10% क्या देना पड़ेगा बच्चों? कमीशन देना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा 4.95 लाख। सो स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब 4.95 लाख। तो मतलब स्टॉक जब हम बुक में दिखाएंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना दिखाएंगे बच्चों? 4.95 लाख। तो वही पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन किया। देखो अब देख सकते हैं यहां पे, इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 5 लाख, क्योंकि 20 लाख का हमने परचेस किया था, 75% सेल कर दिया, तो बाकी बचा 25%, मतलब उसका वैल्यू कितना था? 5 लाख। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 4,95,000। मैंने यहां पे दिखाया, देखो आपको कैसा 4,95,000, 5,50,000 उसकी सेल वैल्यू है, 10% कमीशन मतलब 55,000 कमीशन जाएगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बचेगा कितना बच्चों? 4.95। अब इन दोनों में से लोअर मतलब क्या होगा? 4.95। सो द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 4.95 lakhs. So this is what is the important. इतना लिखेगा तो आपको 5 मार्क मिल जाते हैं। कितना सिंपल है देखो, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सीधा 4.95 लाख लिखा तो मार्क्स एग्जामिनर नहीं देंगे, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज द स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितना? 5 लाख। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना? 5.5 लाख। जो सेल होगा, सेल वैल्यू लेने का, तो वो सेल करने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, कमीशन 10% लेस करेंगे तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एक मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? नॉर्मली हम लोग 11th 12th में सब अकाउंटिंग करते हो, हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ले लेते हैं, तो वो कंसेप्ट नहीं है बच्चों। तो स्टूडेंट टेक देन कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, कॉस्ट इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू इज 5,50,000, विच एवर इज लोअर मतलब 5 लाख ले लेते हैं ना, गलत। नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट का उसका सेल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो जब सेल करेंगे तो उसमें से कितना पैसा आपके पास बचेगा वो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाता है। अगर समझो कोई प्रोडक्ट है, मैं अगर सेल कर रहा हूं डायरेक्टली इन मुंबई 10 रुपए में, तो मेरे लिए तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10 रुपए होगा। बट वही प्रोडक्ट मैं मुंबई में सेल कर रहा हूं विद एन एजेंट जिसको 2 रुपए का कमीशन देना है मुझे, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा? 10 में से 2 काट के 8 रुपए होगा। वही अगर मैं कोई प्रोडक्ट दिल्ली में सेल कर रहा हूं, तो अभी मुंबई से दिल्ली लेके जाने के लिए मेरे को 3 रुपए का खर्चा होता है, तो 10 रुपए सेल करूंगा, बट उसके लिए 3 रुपए खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो 3 का खर्चा करूंगा तो 10 रुपए मुझे मिलेगा। तो अल्टीमेटली मेरा जेब में बचा कितना बच्चों? ओनली 7 रुपीज। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो 5 मार्क्स सीधा मिल गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। आर यू क्लियर? अब जाता है क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये। तो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं बच्चों अच्छे से, एंड देन वी विल गो क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक यू क्लियर। तो ये सिंपल पॉइंट के ऊपर एक केस स्टडीज आपको पूछा गया था, द वेदर यू हैव टू टेक कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर का। तो सिंपल कंसेप्ट है, 2-3 लाइन हमेशा प्रोविजन एक्सप्लेन करना, फिर केस स्टडी का रेफरेंस लेके आंसर दे देना। डायरेक्टली आंसर देंगे तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। आर यू क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखो उसमें, Viva Limited received a specific grant of 30 lakh for acquiring a plant of 150 lakhs during the 1819, having a useful life of 10 years. लाइफ कितना फिक्स्ड एसेट्स का? 10 ईयर। और उसमें एक 150 लाख का प्लांट परचेस किया और गवर्नमेंट से ग्रांट मिला 30 lakhs. Grant received was credited to deferred income in the balance sheet and was not deducted from the cost of plant. Are you clear? तो जब भी अपने को ग्रांट मिलता है बच्चों, 2 तरीके से उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में से नेट ऑफ कर सकते हैं। अभी देखो 150 टोटल वैल्यू है,
मेरे को ग्रांट मिला 30, तो मैंने प्लांट का वैल्यू 120 भी रिकॉर्ड कर सकता हूं, एक तरीका वैसा है। और दूसरा तरीका क्या है, ग्रॉस वैल्यू दिखाने का, मतलब प्लांट 150 पूरा दिखाएंगे हम लोग, और ये 30 का जो ग्रांट मिला है उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके सेपरेटली हम शो करेंगे। And was not deducted from the plan during the year 2021-22. Due to non-compliance of the condition laid down for the grant, the company has to refund the whole grant to the government. Balance in the deferred income on that date was 21 lakh. देखो बच्चों, हमने 30 लाख रुपए का ग्रांट मिला अपने को। एक मिनट, हाँ, देखो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हमको कितना मिला, टोटल 30, बराबर बच्चों 30 लाख। कभी मिला था, 18-19 में मिला था, मतलब 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल ऑलरेडी हो चुका है। आर यू क्लियर? तो मतलब 3 साल में अगर इसको हमने राइट ऑफ किया तो 9 लाख रुपीज राइट ऑफ हो गया, क्योंकि 10 साल का लाइफ है। 30 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स, मतलब एवरी ईयर 3 लाख शुड बी रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ हमने कितना किया, अभी इसमें ऑलरेडी हमने राइट ऑफ किया है 9 लाख। तो अभी हमारा पास बैलेंस कितना बचा बच्चों, 21 लाख। 21 लाख इज गोइंग टू बी नथिंग बट इट इज अ बैलेंस इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। आर यू क्लियर अबाउट दिस? आगे क्या बोला देखो, अब हम कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, आर यू क्लियर? उसके लिए हमको पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट जो अमाउंट रिसीव किया वो रिफंड करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज 1.5 लाख। तो साथ में प्लांट का भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमने प्लांट परचेज किया था कितने में, 150 लाख में। 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 150 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, तो मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन 15 लाख होगा। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हमने लेस किया, 45 लाख। तो अभी इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना होगा, 105 लाख। ये दोनों पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने। तो 150 लाख का प्लांट परचेस किया, 3 साल हमने यूज किया, तो डेप्री चार्ज किया 45 लाख। अब उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 105 लाख, और ग्रांट हमने 30 लाख रिसीव किया था बच्चों। 30 लाख में से हमने 3 साल में 9 लाख राइट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस दिख रहा है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 21 लाख। What should be the treatment of the refund of the grant and the effect on cost of the fixed assets? Amount of depreciation is to be charged during the year 2021-22 on profit or loss account. तो यहां पे पूछा है अगर रिफंड अभी देना है, अभी हमने कुछ कंडीशन लेट डाउन किया होगा, गवर्नमेंट ने ग्रांट देते हो, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे बच्चों, तो उसका वजह से हमें क्या करना पड़ेगा अभी, तो ग्रांट का पूरा 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। तो अभी जब गवर्नमेंट को पूरा 30 लाख रुपए वापस देंगे तो उसकी इफेक्ट क्या होगा, तो वो हमें पूछा है। डेफिनेटली तो जब भी गवर्नमेंट ग्रांट हम रिफंड करते हैं तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में अगर बैलेंस रहेगा तो वहां से लेंगे, जो शॉर्ट पड़ेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पे देखो, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मुझे वापस कितना देने का बच्चों, 30 लाख। कितना वापस देने का, 30 लाख आई हैव टू गिव इट। देखो 30 लाख वापस देना है, उसमें से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, 21 लाख। तो मतलब बैलेंस जो है वो कहां से लेंगे हम लोग, 9 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आर यू क्लियर? तो 30 लाख जब भी हम वापस दे रहे हैं तो हम 30 लाख पूरा देंगे, बट हमारा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में अभी बैलेंस 21 लाख है, तो उतना 21 लाख वहां से लेंगे, बाकी 9 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना पड़ेगा। सिंस वी आर फॉलोइंग ग्रॉस वैल्यू मेथड, तो ग्रांट जब आप वापस देते हैं तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, नेट किया होगा, जब ग्रांट मिला तभी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में से लेस किया होगा, तो जब वापस देंगे तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हमें ऐड बैक करना पड़ता है। बट यहाँ पे ग्रांट जब मिला था तभी हमने वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो रिफंड में भी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में, प्लांट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो जो भी आपने रिफंड दिया है 30 लाख, उसमें से पहला देखो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कितना बैलेंस है, 21 लाख, वहां से 21 लाख ले लो, तो बाकी जो बचा है 9 लाख, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लो, और अब 30 लाख यू हैव टू रीपेड। आर यू क्लियर अबाउट दैट? और वैल्यू ऑफ प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे प्रोविजन पहले पढ़ लेते हैं, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना बच्चों। एज पर AS 12
अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, AS12 लिखने का और उसका नाम लिखने का, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. The amount of refundable in respect of a grant relating to specific fixed assets should be recorded by reducing the deferred income balance, that is a deferred government grant balance. To the extent the amount refundable exceeds any such deferred credit, the amount should be charged to profit and loss account. इसका मतलब क्या बच्चों, हमारा पास ग्रांट में कितना बैलेंस है अभी 21 लाख, बट हमें वापस कितना देना है 30 देना है, तो मतलब वी आर रिफंडिंग मोर अमाउंट. हमारे पास है ग्रांट 21 बट हम रिफंड कितना कर रहे हैं बच्चों, हम 30 कर रहे हैं, तो इसका मतलब शॉर्टेज है, जितना शॉर्टेज है 9 लाख वो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दिस इज द पॉइंट व्हाट दे एक्सप्लेन. तो कभी भी हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट क्रिएट किया है और उसका रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट हम अगर वापस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, रिफंड कर रहा है, तो सबसे पहला डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से हम वो अमाउंट लेके रिफंड करेंगे. बट अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस रिफंड से कम है तो देन जितना शॉर्टेज हुआ वो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दैट इज व्हाट दे एक्सप्लेन. आगे दिए, इन दिस केस द ग्रांट रिफंडेड इज हाउ मच 30 lakhs. हमको कितना रिफंड करना है बच्चों 30 lakhs. यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया, देखो 30 लाख रुपए मुझे रिफंड करना है और मेरे पास डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कितना अमाउंट है 21 लाख है. कितना है बच्चों 21 लाख. तो बाकी का जो अमाउंट होगा तो 9 लाख रुपीस हमको कहां पे चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है. यहां पे क्लियरली एक्सप्लेन किया. देखो अमाउंट दिख रहा है 30 लाख रिफंडेबल और 21 डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस है, बाकी 9 लाख रुपीस हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2021-22. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का WDV कितना 105 सेम रहेगा. जब ग्रांट मिला था तभी मैंने फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कुछ एडजस्ट किया नहीं, तो रिफंड में भी फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू के साथ कोई एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे. आर यू क्लियर? डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी ऑन द सेम बेसिस एज चार्ज अर्लियर ईयर. तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था 15 लाख रुपए, तो आगे भी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे 15 लाख की चार्ज करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन. तो जब भी हम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करते हैं बच्चों, तो गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलता है तो उसका दो तरीका होता है. फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड रहेगा. वन, तो ग्रांट को फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में से लेस करो, जब रिफंड करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा. दूसरा, हमने फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में लेस नहीं किया, उसको सेपरेटली डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके दिखा दिया और उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर राइट ऑफ करते जाएंगे. आपने प्रोविजन पढ़ा तो आपको याद है. तो जब आप रिसीव करते हो कि आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पैसा डाला है, तो जब आप रिफंड करेंगे तभी भी जितना बैलेंस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है तो वहां से आप एडजस्ट करके रिफंड करेंगे. बट रिफंड अगर एक्सेस हो जाता है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस से, देन द डिफरेंस अमाउंट, मतलब जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. यहां पे भी वही 30 लाख जब मिला, हमने फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में एडजस्ट नहीं किया है, तो रिफंड करते हो कि फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम 15 लाख रहेगा फ्यूचर में भी. अब 30 लाख हमने सेपरेटली डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला है. अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में 30 लाख रुपए मैंने डाल दिया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स मैंने राइट ऑफ कर दिया 9 लाख. अब बैलेंस कितना है 21, बट गवर्नमेंट रिफंड कितना मांग रहा है पूरा 30. तो 21 डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से लेंगे और बाकी का 9 लाख रुपीस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करके 30 लाख पूरा गवर्नमेंट को रीपे करेंगे. आर यू क्लियर? तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. तो ये बेसिकली रिलेटिंग टू द डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का रिलेटेड क्वेश्चन है. आर यू क्लियर? दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट. Neon Enterprises operates a major chain of restaurants located in different cities. सिटी का अलग अलग जगह पे, तो उन्होंने कुछ चेन ऑफ रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का डिसाइड कर दिया. कंपनी हैज एक्वायर्ड अ न्यू रेस्टोरेंट लोकेटेड एट चंडीगढ़. चंडीगढ़ में एक न्यू रेस्टोरेंट उन्होंने एक्वायर कर लिया. द न्यू रेस्टोरेंट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर and management expects that the renovation will last for 3 months during which restaurant will be closed. तो उनको वो रेस्टोरेंट का जगह तो ले लिया, बट उनका ब्रांड के हिसाब से उसको रिनोवेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए 3 महीने का टाइम लगता है. उसका बाद ही हम अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं.
मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट फॉर दिस पीरियड, इस पीरियड का रिलेटेड उन्होंने बजट बना दिया। सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंगेज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग, मतलब अगर कल ओपन हो रहा है रेस्टोरेंट, उससे पहला प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ सैलरी देना पड़ता है स्टाफ को, दैट इज 7,50,000 जाएगा। ऐसा नहीं है ना आज रेस्टोरेंट चालू कर दिया तो स्टाफ आज ही आ गया चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहला स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, स्टाफ आएंगे, उनको ट्रेनिंग ये सब करेंगे हम लोग, आर यू क्लियर। तो जब रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन होना चाहिए, भाई कैसा चलेंगे, क्या ऑपरेशन होगा, तो जब उनको सब समझाएंगे तो वो आगे क्या कर सकता है, अपना रेस्टोरेंट के एक रूटीन तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसा डायरेक्टली किसी को भी बुला के बोलो चलो भाई आज से रेस्टोरेंट चालू हो गया, ऐसा नहीं चलता है। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा रेस्टोरेंट होता है तो पहला कुक से डिस्कशन करना पड़ता है, क्या डिशेस होगा, उसमें क्या होना चाहिए, हाउ टू सर्व, हाउ टू प्रेजेंट, दिस ऑल द डिस्कशन विल टेक मोर देन 1 मंथ और 2 मंथ। तो उस टाइम पे उनको सैलरी देना पड़ता है, आर यू क्लियर। तो वो सैलरी 7,50,000 का हमको देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग ऑफ रेस्टोरेंट, तो कंस्ट्रक्शन करना या रीमॉडलिंग करना मतलब रिनोवेशन करने का खर्चा होता है 30 लाख रुपए। वो रेस्टोरेंट हमारा नहीं है, किसी और का जगह लिया हमने या किसी और से ओल्ड रेस्टोरेंट लिया, उसको हम अपना रेस्टोरेंट अपना ब्रांड के हिसाब से रिनोवेशन करेंगे। आर यू क्लियर अबाउट दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट। 30 लाख रुपए खर्चा होगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा पूछता ही है। AS10 का एक क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों, AS10 को AS2 को दिल से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। जब इतना आपको पता या कंफर्म आता है मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जी जान लगाना पड़ेगा, तो तभी सो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो उसके लिए AS10 का देखो हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो इस बार भी पूछा उन्होंने AS10 का, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो उन्होंने बोला 7,50,000 रुपए हमने दिया है, तो स्टाफ को सैलरी बिफोर वी स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, उससे पहला उनको क्या करना पड़ेगा, 7,50,000 देना पड़ेगा। बट क्यों, फॉर प्रिपेयरिंग द ओपनिंग ऑफ रेस्टोरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा रिनोवेशन, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं बच्चों, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है, तो कोई भी रिनोवेशन का खर्चा हो जाता है बिफोर वी स्टार्ट आवर ऑपरेशन, दैट हैज टू बी कैपिटलाइज। 30 लाख रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इसमें कोई नो सेकेंड थॉट, आर यू क्लियर। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट किधर भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाता है, तो फर्स्ट टाइम बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, तो वट एवर द एक्सपेंडिचर वी मेक फॉर द रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एज पर AS10। तो उसका बाद ये 7,50,000 जो है वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, उसको आपको थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक प्रोविजन पढ़ लेते हैं बच्चों। एज पर प्रोविजन ऑफ AS10, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट्स टू द लोकेशन एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल of operating the manner indicated by the management are called directly attributable cost and would be included in the cost of an item of PPE। मतलब हमें बिजनेस करना है। अभी सपोज इफ यू टेक एग्जांपल, आई वांट टू स्टार्ट एन कोचिंग क्लास। अब कोचिंग क्लास कोई जगह देख दिया, तो वो जगह पे मैंने डिसाइड किया भाई मुझे मेरा कोचिंग क्लास स्टार्ट करना है, जगह मैंने परचेस कर ली है, तो क्या कोचिंग क्लास ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं ना। तो मुझे मेरा हिसाब से वो रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी स्टूडेंट को नीचे बिठा दूंगा मैं, डेस्क बेंच ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा ऑफिस बनाना पड़ेगा। तो ये सब होगा तभी आपकी बिजनेस एकदम स्मूथली चल पाएगा। बोर्ड चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिकल बोर्ड चाहिए या एक्चुअल व्हाइट बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से उस जगह को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई भी रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन करेंगे विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू योर बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस के रिलेटेड खर्चा है, वो करेंगे तो बिजनेस एक्चुअल एट्रीब्यूट होगा, स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो भी खर्चा आपने किया होगा बिफोर यू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस फॉर द रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ PPE। तो यहां पे भी जो 30 लाख रुपए क्यों खर्चा कर रहा है, जगह तो दे लिया बट जगह में डायरेक्टली थोड़ी कर सकते, उसको किचन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, AC हॉल अलग बनाना पड़ेगा, सिटिंग का अलग करना पड़ेगा, तो कैश काउंटर अलग होना चाहिए, सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। एंड दैट एक्सपेंडिचर करेंगे तो रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा, अगर आप वो खर्चा नहीं करेंगे तो रेस्टोरेंट स्टार्ट ही नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस एंड दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस, तो उसके लिए ये जो 30 लाख रुपए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, कैपिटलाइज करना चाहिए। तो उसमें क्या दिया देखो, मैनेजमेंट ऑफ नियॉन एंटरप्राइजेस शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cost of construction and remodeling the restaurant because they are necessary to bring, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, the restaurant to the condition necessary for its to be capable of operating the manner intended by management। तो ये रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन करेंगे जैसा मैनेजमेंट को चाहिए वैसा वो बिजनेस को चला पाएगा। वैसे कोई भी जगह पे किचन सेटअप कर ले स्टार्ट करो ऐसा नहीं होगा, देन यू कैंट रन योर रेस्टोरेंट वेरी स्मूथली। वो ब्रांडिंग मॉडलिंग वो एक एप्रिसिएशन नहीं होगा। आर यू क्लियर? तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस एकदम स्मूथली आगे चला सके। आर यू क्लियर? द रेस्टोरेंट कैन नॉट बी ओपन्ड विदाउट इनकरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू ₹30 लाख। जब तक ये 30 लाख रुपए का खर्चा नहीं होता है, जब तक सिटिंग अरेंजमेंट, एसी, किचन, ये सब सिस्टम नहीं बनता है, तब तक आप रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं कर सकते बच्चों। अगर मैंने क्लासरूम जगह ले लिया है बट बेंच ही नहीं बनाया, टेबल नहीं बनाया, ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया, तो कैन आई से दैट इज अ क्लासरूम? कैन आई स्टार्ट माय कोचिंग क्लासेस? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये जो खर्चा होता है वो भी कैपिटलाइज हमें करना पड़ेगा। दस द एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एसेट्स। आर यू क्लियर? 30 लाख रुपए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटलाइज 30 lakhs। Understood? That's important. However, the cost of salary of staff engaged in preparation of restaurant 7,50,000 before its opening are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the restaurant was open, and this cost is not necessary to bring the restaurant to the condition necessary for it to be capable of operating the manner intended by management. Hence 7,50,000 should be expenses। 7,50,000 को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। नॉट टू कैपिटलाइज, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो 7,50,000 हमने खर्चा किया है, तो देखो रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे डायरेक्टली आके खोल के आप ओपन कर लिया, भाई चलो कल से रेस्टोरेंट स्टार्ट करते, नहीं होगा। तो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहला आपकी उसकी प्रेपरेशन जरूरी होता है। द प्रेपरेशन इज बेसिकली कंसिडरिंग टू बी वन ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कल अगर मुझे रेस्टोरेंट चलाना तो आज उसकी प्रेपरेशन होना चाहिए। आर यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज बी केयरफुल। कल अगर मुझे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो कल सुबह आके मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, उसकी प्रिपरेशन पहले ही करना पड़ता है। ऐसे ये जो 7,50,000 का सैलरी हम जिसको पे कर रहे हैं स्टाफ को या मैनेजमेंट को, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑन रेगुलर एक्टिविटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा है वो रेगुलर, मतलब अभी समझो आज रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली आज आके चाबी खोल दिया भाई स्टार्ट नहीं होगा। 2-4 दिन पहले आना पड़ेगा, पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड दैट इज नॉट डायरेक्टली इट्स नॉट लाइक दैट रेस्टोरेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्टोरेंट के डे टू डे ऑपरेशन के लिए ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए वो ऑपरेशन स्टार्ट उसी दिन से होता है। अभी सपोज आई विल गिव वन मोर एग्जांपल, मैं अगर कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या अगर मेरे को लेक्चर स्टार्ट करने दिसंबर में, तो मैं स्टाफ को, प्रोफेसर को 1 दिसंबर को अपॉइंट करूंगा? नहीं ना, मैं उनको अपॉइंट पहले ही करूंगा स्टाफ को। फिर नोट्स बनाना पड़ता है, आर यू क्लियर, स्टूडेंट को कॉल करना पड़ता है, ये सब जो एक्सपेंडिचर भी तो होगा। अगर दिसंबर 1 से, सपोज 1 दिसंबर से मेरे को अपना बैच स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं होगा ना मेरा स्टाफ और प्रोफेसर को मैं 1 दिसंबर को अपॉइंट करूंगा, बोलूंगा चलो आज से भाई क्लास चालू हो गया, नहीं होगा। तो मुझे 2-3 महीने पहले ही स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, कैसा पढ़ाना है, कैसा नोट्स बनना चाहिए, कैसा बैकअप करना है, ये पूरी सिस्टम बना के रखना पड़ता है। एंड दैट इज सिस्टम इज इट इज कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक पार्ट है। तो उसके लिए तो वो जो भले दिसंबर में मेरा क्लास स्टार्ट होगा, बट नवंबर अक्टूबर में भी मैंने स्टाफ को रखा हूं मेरे पास, तो वो जो सैलरी में पे करूंगा उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पार्ट मानना पड़ेगा। एंड वो एक्सपेंडिचर को हम नॉर्मल एक्सपेंडिचर कंसिडर करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
आर यू क्लियर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक्सपेंडिचर में नॉर्मली स्टूडेंट इसमें यही मिस्टेक करते हैं, मॉडलिंग मतलब रीमॉडलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें कहते हैं 7,50,000 को भी कैपिटलाइज करते हैं। तो ये भी तो पहले ही हुआ ना, बट ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ है, पूरा बिजनेस की पार्ट नहीं हुआ है। वहां पे वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन हुआ है, तो ये बिजनेस की और डे टू डे ऑपरेटिंग के लिए प्रिपरेशन हुआ है, तो उसके लिए उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। खाली आप इतना याद रखना बच्चों, मेरा एग्जांपल दिमाग में रखना, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब मुझे कोचिंग क्लास स्टार्ट करना है, अब कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए मैंने एक जगह देखा, ओपन स्पेस है, तो वहां पे डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं, मेरे को बेंच बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड, ये सब एसी लगाना पड़ेगा, ये सब जो खर्चा होता है ना, ये सब को हम कैपिटलाइज करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जिस दिन मैंने क्लास स्टार्ट किया, पूजा किया, उसी दिन से मेरा लेक्चर स्टार्ट नहीं होता है। मे बी माय लेक्चर्स विल स्टार्ट आफ्टर 2 मंथ, बट मैं स्टाफ को पहले अपॉइंट करता हूं, उनको सैलरी 2-3 महीने के इसके लिए देता हूं, क्योंकि मेरा नोट्स बाकी सब ऑपरेटिंग एक सिस्टम बने। तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है 2 महीने का सैलरी में स्टाफ को दे रहा हूं, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इट इज अ रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके लिए वो अमाउंट को हम एज ए एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। 5-5 मार्क का 3 क्वेश्चन हो गया बच्चों। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन डी। सिंपल क्वेश्चन है, आप डॉलर का साइन देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज रिलेटिंग टू AS11। AS11 थोड़ा कम पूछता है आजकल, बट एज आई टोल्ड यू, कुछ भी एक कॉर्नर की एक नोट भी आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी पूछेंगे। बहुत सारी स्टूडेंट को लास्ट अटेम्प्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि पीपीआई को बच्चा जा रहा है 5-6 मार्क के लिए कभी पूछ लेता है, कौन पढ़ेगा, छोड़ देता है, और 20 मार्क के लिए पूछ लिया, और 20 मार्क का अगर ऑप्शन में, और इजी भी था क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई नॉट इवन अ सिंगल नोट्स और सिंगल पॉइंट शुड बी लेफ्ट इन द ऑप्शंस, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। हाँ, नो डाउट AS11 इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है जितना आपका AS 2 ले लो या AS10 ले लो, दिस इज फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आता है, बट AS11 इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछते। इवन 12 भी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं वो लोग, बट 11 कभी कभी पूछ लेते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस। अब इसमें क्या दिया देखो, ABC लिमिटेड बोरोड $5 लाख, $5 लाख का हमने लोन लिया बच्चों ABC लिमिटेड ने ऑन 1/1/2021 को। कब लोन लिया? 1/1/2021 को, which was repaid on 31/7/2021, नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, फाइनेंशियल ईयर का बाद। ABC लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 31 मार्च 2021, मतलब ईयर एंडिंग क्या होगा? 31 मार्च 2021 होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी INR एंड फॉरेन करेंसी USD ऑन द डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज। जिस दिन हमने लोन लिया था उस दिन डॉलर का रेट था 68.5, तो $5 लाख का हमने लोन लिया, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जिस दिन लोन लिया उस दिन $1 का वैल्यू 68.5 था, ईयर एंडिंग में डॉलर का वैल्यू 69.5 हो गया, और जब लोन रीपे कर दिया तब हो गया 70 रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड एज पर AS11। तो इसमें हम लोग को क्या करना बच्चों, रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है। जो भी मॉनिटरी आइटम होगा, अगर उसका कोई भी पेएबल या रिसीवेबल रहता है, तो ईयर एंडिंग में ईयर एंडिंग का रेट के हिसाब से रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो इसका वर्किंग अगर मैं करूं, डेट ऑफ लोन, कब लोन लिया था हमने? 1/1 को 2021। कितने का लोन? $5,000, सॉरी $5 लाख, एट द रेट ऑफ $1 का वैल्यू क्या था? $1 इज इक्वल टू 68.5। 68.5 $1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? इट इज 68. अभी देखो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसमें $5 लाख, टोटल कितना बच्चों? $5 लाख एट द रेट ऑफ 68.5, दैट इज कम्स हाउ मच? 3,42,50,000।
तो टोटल अमाउंट 3,42,50,000, दैट्स गोइंग टू बी द टोटल अमाउंट ऑफ लोन विच इज टेकन। तो उसके हिसाब से लोन जब लिया था तभी उन्होंने एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है बैंक में, और लोन अकाउंट फॉरेन करेंसी लोन करके आप लिख सकते हैं, फॉरेन करेंसी लोन, यू कैन सी दैट। तो लोन का कितना अमाउंट आया बच्चों, 1 जनवरी को हमने लोन लिया, तो लोन $5 लाख का, और 68.5 के हिसाब से बैंक अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आप फॉरेन लोन अकाउंट करके दिया, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट, द अमाउंट विल बी 3,42,50,000 दैट यू हैव टू राइट। आर यू क्लियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो पहला एंट्री ये हमें पास करना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ईयर एंडिंग तक हमने रीपे नहीं किया बच्चों, $5 लाख अभी भी रीपे करने का बाकी है, बट ईयर एंडिंग में $1 का वैल्यू क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 69.5 हो गया। आर यू क्लियर, 69.5। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, $5 लाख इंटू 69.5 करेंगे, दैट इज कम्स टू 3,47,50,000। जब हम लोन लिया था तो उसका वैल्यू क्या था, लोन का वैल्यू इंडियन रुपीस के हिसाब से 3,42,50,000। बट जैसे ही आपने ईयर एंडिंग में जब आपने देखा तो उसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3,47,50,000। तो इसका मतलब $5 लाख का वैल्यू बढ़ गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डॉलर, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डॉलर का वैल्यू बढ़ने का वजह से तो अपने को क्या हो गया बच्चों, $5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दिस इज द लॉस। तो इसको हम नॉर्मली डेबिट करेंगे एफईएफ अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बोलो या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बोलो, इसको आप एफईएफ अकाउंट भी बोल सकते हैं और एफईएफ डिफरेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बोलता है। उस हिसाब से $5 लाख का अपने को लॉस हो। अब आप बोलेंगे सर ये 3,47,50,000 का कोई एंट्री आएगा, नहीं, खाली वैल्यू बढ़ गया बट पेमेंट अभी तक आया नहीं है, पेमेंट हमने दिया भी नहीं है, बट पेबल अमाउंट बढ़ गया, तो जितना बड़ा उसका ही एंट्री हमें पास करना है ईयर एंडिंग में, तो ये ध्यान रखना। आर यू क्लियर? तो पहला हम लोन लिया था तो तभी लोन का वैल्यू क्या रिकॉर्ड किया था, 3,42,50,000। आज ईयर एंडिंग में उसका वैल्यू कितना हो गया, 3,47,50,000 हो गया। तो 5 लाख का पेबल बढ़ गया, पे नहीं किया अभी तक, तो जितना पेबल बढ़ा तो उतने का एंट्री पास करना है। पेबल बढ़ा मतलब दैट इज अ लॉस टू अस, तो एफईएफ अकाउंट डेबिट होगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट कहां पे करेंगे बच्चों, लोन अकाउंट में, लोन का अमाउंट बढ़ गया। अभी 31 मार्च को अगर मैं लोन रिपे करने जाऊंगा तो मुझे 3,47,50,000 पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोन का अमाउंट भी बढ़ाएंगे 5 लाख, और वो 5 लाख हमारे लिए लॉस है क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर, तो वो भी हम लोग अपना बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, तो ज्यादा जा रहा है 5 लाख रुपए, तो एफईएफ अकाउंट डेबिट होगा और फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें फॉरेन करेंसी लोन बोलो, फॉरेन लोन बोलो, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल जब हम पेमेंट करेंगे बच्चों, डेट ऑफ पेमेंट, तो कब पेमेंट किया हम लोगों ने, क्वेश्चन में दिया है वो, हमने पेमेंट किया बच्चों 31/7/2021, कितना, $5 लाख, और क्या रेट दिया है उस दिन का 70 रुपीज का हिसाब से, तो कितना होगा वैल्यू, इट्स कम्स टू 3,50,00,000 पेमेंट करना पड़ेगा, 3,50,00,000। तो 3,50,00,000 पेमेंट करेंगे, फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं। तो अपने को मालूम है 31 मार्च को जब ईयर एंडिंग में हमने देखा है लोन कितना पे करना पड़ रहा था, 3,47,50,000, बट अभी हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 3,50,00,000, तो मतलब आप एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं, 2,50,000, तो ये वापस आपको लॉस हुआ बच्चों, अगेन देयर इज एफईएफ लॉस,
समझा आपको? तो देखो ईयर एंडिंग में कितना पेबल था, 3,47,50,000 और एक्चुअल पे करते हो 3,50,00,000 हमने पे कर दिया है, तो हमने 2,50,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नथिंग बट इट इज द एफईएफ लॉस। तो अभी पेमेंट का एंट्री जब पास करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अपने को और 2,50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। जब लोन लिया था तभी हमें पता था हमें पे करना था 3,42,50,000। ईयर एंडिंग में वही अमाउंट बढ़ के कितना पेबल हो गया, 3,47,50,000। अब जब एक्चुअली पे करने जा रहा है तो तभी वापस हमें 3,50,00,000 और 2,50,000 बढ़ गया। तो उसके लिए वो 2,50,000 वापस हमारे लिए लॉस है, तो उसको हम क्या करेंगे, एफईएफ अकाउंट डेबिट करेंगे और लोन 3,47,50,000 एंड देन टू बैंक 3,50,00,000। इसको मैं आपको और एक समझा देता हूं बच्चों। इसको 31 जुलाई का 2 एंट्री अलग भी करके आप पास कर सकते हैं। कुछ लोग वो भी करते हैं, पहले लोन पे कर देते हैं। तो लोन पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, फॉरेन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3.5 करोड़, सीधा दिखा देने का। कितना दिखाएंगे, 3.5 करोड़। तो क्या दिखाएंगे हम लोग, लोन कितना, फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट डेबिट, फॉरेन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 3,50,00,000। फिर हम लोग को मालूम पड़ा इसमें अपने एक्स्ट्रा पे कर दिया 2,50,000, लॉस हुआ 2,50,000 का, तो वो अलग दिखाएंगे, द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट कितना आएगा, 2,50,000। आर यू क्लियर? तो ये एक ही एंट्री को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो यहां पे भी अगर आप देख सकते हैं बैंक उतना ही आ रहा है 3.5 करोड़ और यहां पे पूरा इधर 3.5 करोड़ लोन में आपने क्या कर दिया बच्चों, पहला डेबिट किया, उसमें से 2.5 क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली नेट बचा कितना, 3,47,50,000। समझा? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ES 11। बहुत सिंपल है। पहले आपने लोन लिया, तो जिस दिन लोन लिया था उस दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके एंट्री पास कर दिया। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, कितना अमाउंट, 3,42,50,000। ईयर एंडिंग में ये थोड़ा प्रोविजन एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा स्टार्टिंग में ऊपर। तो जब भी ईयर एंडिंग में मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है उसको ईयर एंडिंग का एक्सचेंज रेट के हिसाब से रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। जो भी आपके लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो अगर लायबिलिटीज रहेगा तो इंक्रीज हुआ तो लॉस, डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट। लायबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीज लॉस, डिक्रीज प्रॉफिट। वही एसेट्स में इंक्रीज हुआ एक्सचेंज रेट प्रॉफिट, डिक्रीज हुआ तो लॉस। तो वो रिकॉर्ड करने का 31 मार्च को ईयर एंडिंग में। तो जो भी अमाउंट पेएबल रिसीवेबल होगा उसको ईयर एंडिंग का एक्सचेंज रेट के हिसाब से वैल्यूएशन करके जो भी एफईएफ का लॉस या प्रॉफिट होता है वो पहला रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब पेमेंट करेंगे तो हम वापस डेट ऑफ लोन का रेट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम अभी ईयर एंडिंग के साथ कंपेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एक बार ईयर एंडिंग में रिवैल्यूएशन कर लिया है, फिर हम 68.5 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन जो भी करेंगे वो 69.5 और 70 के साथ करेंगे। तो हम ईयर एंडिंग में अपने को मालूम था हमें पे करना था 3,47,50,000 और एक्चुअल पेमेंट करना पड़ रहा है 3,50,00,000, वापस 2,50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, वो भी अपना लॉस है, उसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब भी ये एंट्री होता है तो जब पेमेंट करेंगे तो आप उसको एक एंट्री भी कर सकते हैं, कंबाइन करके, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। पहले लोन पे करेंगे, फॉरेन करेंसी लोन टू बैंक, फिर हमें मालूम पड़ा तो लोन एक्चुअली देना था ईयर एंडिंग में कितना, 3,47,50,000, बट हमने पे कितना किया, 3,50,00,000, तो मतलब 2,50,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया। दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट। तो उसको हम कहां पे दिखाएंगे बच्चों, इट विल बी कंसिडर एज अ एफईएफ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट करके फॉरेन लोन में क्रेडिट करेंगे। आर यू क्लियर? तो ये 1 एंट्री भी कर सकते हैं या 2 एंट्री भी आप पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज डन विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन, 4 सब क्वेश्चन था, एक AS 2 का, एक AS 12 का और AS 10 का और एक AS 11 का। 4 क्वेश्चन दिए, 4 प्रोविजन है, सो दैट इज वेरी सिंपल। हाँ, AS इसमें जो D क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक एंट्री और भी होता है विच इज ट्रांसफर टू P&L। जो भी एफईएफ का लॉस या प्रॉफिट होता है
वो एंड ऑफ द ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो एंट्री इसमें लिखा नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्लास में कराते हैं वो भी एंट्री कराते हैं, एडिशनल एक एंट्री करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में 5 लाख का एफईएफ का लॉस हो गया, तो वो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 को वो 5 लाख का लॉस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपका आंसर जो सजेस्टेड में दिया है जो एमटीपी में दिया है उसमें वो लोग वो ट्रांसफर वाला एंट्री पास नहीं किया, तो ये भी फिर ट्रांसफर होगा 2,50,000 कभी होगा, बट 31 मार्च 2022 को ईयर एंडिंग में उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। एक एडिशनल एंट्री आप पास कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर एएस, तो उसके लिए उन्होंने वो एंट्री ट्रांसफर एंट्री एक रूटीन एंट्री है, उसके लिए शायद उन्होंने सॉल्यूशन में उसको इग्नोर कर दिया, बट हम क्लास में नॉर्मली वो एंट्री भी करवाता है, तो आप उस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द 4 क्वेश्चंस वी डिस्कस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा क्या हो गया बच्चों, कवर हो गया। आर यू क्लियर अबाउट दैट?